वेलकम। स्वागत है सभी का। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपके कक्षा 10 के गणित को। और कक्षा 10 के गणित में अब अपना जो टॉपिक चल रहा है वो आप सबको पता है क्या चल रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं कक्षा 10 गणित, और इसमें भी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर तीसरा, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें भी हम 3.1 जो है वो अपना स्टार्ट कर चुके हैं। और 3.1 में जो है हमने एक सवाल अपना कर लिया था। बात है बाकी के सवालों की, तो देखते हैं बाकी के सवालों को और हल करते हैं अपने सवालों को, और देखते हैं कि बाकी के जो सवाल है वो आपसे क्या कह रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। पहला और दूसरा सवाल हमने कर लिया था, तीसरे सवाल की बात कर रहे हैं। तो तीसरा सवाल जो है वो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए, और उसका हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं और देखते हैं क्या है आपका तीसरा सवाल। ठीक है, तीन ही सवाल है 3.1 के अंदर, और तीसरा सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देख लीजिए तीसरा सवाल आपको क्या कह रहा है 3.1 का। 3.1 का तीसरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ये लीजिए। क्या कह रहा है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन जो है वो कितना था, 160 रुपये था। फिर एक महीने बाद 4 किलो सेब हो गए। अब की बार 4 किलो सेब की बात कर रहा है। और 2 किलो अंगूर का मूल्य, अब की बार 2 किलो अंगूर है का मूल्य जो है वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 300 रुपये। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप दोनों में व्यक्त करना है, मीन्स इसका समीकरण भी बनाना है आपको और इसकी सारणी भी बनानी है। ठीक है, चलिए सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा था, 2 किलो सेब का और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। फिर ठीक एक महीने बाद बता दूंगा सर या फिर एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य जो है वो 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों रूपों में व्यक्त करना है आपको। किस किस का जिक्र किया, सेब का और अंगूर का जिक्र किया। अब न तो हमें सेब का मूल्य की 1 किलो सेब का मूल्य कितना है ये नहीं पता, और 1 किलो अंगूर का मूल्य भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे। ठीक है, हमने माना, तीसरा सवाल है ये 3.1 का। हमने माना 1 किलो सेब का मूल्य कितना मान लिया, x रुपए मान लिया। और 1 किलो अंगूर था, ये लीजिए 1 किलो अंगूर का मूल्य है वो हमने मान लिया y। जैसे किताब ने जिस जिस चीज का जिक्र किया था वो हमने मान लिया, 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर था, तो 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए और 1 किलो अंगूर का मूल्य जो था वो हमने y रुपए मान लिया। अब सवाल क्या कह रहे हैं कि किसी दिन 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य, 2 किलो सेब है और 1 किलो अंगूर का मूल्य जो है वो 160 रुपये बता रहा है। तो देखिए 1 किलो सेब का लगता है x रुपये, तो 2 किलो सेब के कितने लगेंगे भाई, 2 किलो सेब के लगेंगे आपके हिसाब से 2x। भाई 1 किलो का x लगे तो 2 का कितना लगेगा, 2x ही तो लगेगा। और 1 किलो अंगूर का मूल्य वो है y रुपए। तो ये तो हो गया 2 किलो सेब का और ये हो गया 1 किलो अंगूर का। दोनों को मिलाकर के कितने रुपए लगते हैं, दोनों को मिला के लगते हैं 160 रुपये। ठीक है, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1, जिसे हम बोलते हैं बीजगणितीय रूप। दूसरी बार इसने क्या बोला, दूसरी बार इसने बोला 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर है। तो 1 किलो सेब का लगता है x रुपए, तो 4 किलो सेब के कितने लगेंगे भाई, 4x लगेंगे, 4x हो गए। और फिर 2 किलो अंगूर है, तो 1 किलो अंगूर का लगता है y रुपए, तो 2 किलो का कितना लगेगा, 2y हो गया। ये 4 किलो सेब है, ये 2 किलो अंगूर है, इन दोनों को मिलाकर के कितने रुपए देता है, 300 रुपये देता है। तो ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। हम चाहें तो समीकरण नंबर 1 से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, सरल भी कर सकते हैं, बट अगर आप इतना छोड़ो तो इतना भी सही है। बीजगणितीय रूप तो आपके पास तैयार हो गया। अब इसका बनाना है आपको कौन सा रूप, ग्राफीय रूप। चलो देखते हैं ग्राफीय रूप को।
ग्राफ के रूप में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले समीकरण नंबर 1 लेंगे, तो ये लो समीकरण 1 से जो है 2x प्लस वाई बराबर 160। इसमें हमें क्या करना है, एक चर राशि को हम बाईं साइड में रखेंगे, बाकी सभी को हम दाईं साइड में ले आएंगे। तो बाईं साइड में आप चाहो तो x को रख सकते हो और आप चाहो तो y को रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्टली हम किसे रखने की कोशिश करेंगे, ज्यादातर हम उसी को रखने की कोशिश करेंगे जिसका निशान प्लस का हो और गुणांक 1 हो, निशान प्लस का और गुणांक 1, जो कि हमें यहाँ पे y पे दिख रहा है। अब सोचोगे कि जी अगर हम x को ले लेते तो कोई दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा सवाल जो था वो थोड़ा सा टफ हो जाता है आपके लिए उस स्थिति में। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि हम y को यहीं पे रख लेते हैं, तो हमने y को यहीं पे रख लिया। तो ये प्लस का 2x है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 160 माइनस 2x। क्लियर है। अब आपको जिस चर राशि को आप उठा के लेके आए हो, किसको लेके आए हो, x को लेके आए हो, ठीक है, बता दूंगा मोनिका, बता दूंगा। अब आप किसे लेके आए हो, x को लेके आए हो, तो x का मान आप अपने पास से बिठाओ, x का मान आप अपने पास से बिठाओ, तो x का मान हम अपने हिसाब से बिठाएंगे। अब आगे जो मान है वो देखो कितना है, 160 है, तो x का मान अगर हम 1 2 3 बिठाएंगे तो ये y का मान बड़ा आ जाएगा भाई। मान लो अगर x का मान हम 1 बिठाएं तो 2 1 कम 2, 160 में से 2 गए 158 बच गया, तो y का मान 158 काफी बड़ा हो जाता है। तो हमें इस स्थिति को भी थोड़ा ध्यान देना है कि आगे 160 है, तो हम x का मान जो है वो 5 7 10 12 रख सकते हैं। अब एक जरूरी सूचना और सुन लो आप, एक छोटी सी बात, 10 12 बच्चे आ रखे हैं, हालांकि मैं आपको नोटिस बोर्ड में भी डाल दूंगा। इसी ऐप पर अपनी जो है वो एक पेड क्लासे भी स्टार्ट हो रही है, पेड क्लासे, पेड क्लासे समझते हो, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। पे कितना करना पड़ेगा, 500 रुपीज पर मंथ, 500 रुपए जो है वो पर मंथ जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन उसमें आपको मिलेंगी सारी फैसिलिटी, आपको पीडीएफ मिलेगी हर काम की, जितना काम हुआ है हर प्रकार का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पर्सनली मेरे को चैट कर सकते हैं, या पर्सनली मैं आपसे वीडियो कॉल पे भी संपर्क करके वहां पे आपका सॉल्यूशन करूंगा। उसके अलावा आपका टेस्ट होगा, जैसे ही आपका एक एक्सरसाइज खत्म होगा, यहाँ पे तो एक पूरी एक्सरसाइज खत्म होने पे हो रहा है, वहां पे आपका एक एक्सरसाइज जैसे 3.1 खत्म हुआ तो नेक्स्ट डे 3.1 का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, संडे मंडे कुछ भी नहीं होगा, सारी क्लासें रहेंगी कंटिन्यू, और उसमें टाइम भी थोड़ा लंबा रहेगा, लगभग 40 मिनट की वो क्लास रहेगी। अगर आप इच्छुक हैं उस पेड क्लास के, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 500 पर मंथ है, कंपलसरी नहीं है कि आप ज्वाइन होंगे तभी ये क्लास देख पाओगे, ये क्लास रहेंगी आपकी, ये क्लास रहेंगी, बट इतनी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी जितनी वहाँ पे मिलेंगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगी, हर एजुकेशनल मटेरियल जिसकी आपको रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे वो कुछ इमेजेस हो, चाहे वो आपका कुछ पीडीएफ फाइल हो, चाहे कोई आपका डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हो, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपको उस क्लास में मिलेगी। और उस क्लास में इंटर वही बच्चा करेगा जो पे करेगा 500 रुपीज पर मंथ। ठीक है, सोचिए विचारिए, डेमो क्लासेज 1 2 दिन में आपको प्रोवाइड हो जाएगी, अच्छे लगेगी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समीकरण नंबर 1 का ग्राफ ये रूप हमने ले लिया, 2x प्लस वाई बराबर 160, वाई बराबर प्लस का 2x था, इधर आया माइनस का, x का मान बिठाना है, आगे 160 है तो x का मान हम क्या बिठाएंगे, 1 2 3 नहीं बिठाएंगे, अब हम 10 20 30 40 बिठाएंगे, क्योंकि हमें पता है 160 है, 1 2 3 बिठाएंगे तो y का मान तो काफी बड़ा मिलेगा हमें, और y का मान हमें बड़ा नहीं चाहिए। क्लियर है। तो अब हमने x का मान बिठाना शुरू किया, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, शुरू ले रहा हूं मैं, x का मान कितना, जैसे 10 ले लिया मैंने, ठीक है, x का मान 10 लिया, तो y का मान कितना रहेगा, 160 माइनस 2 गुणा x का मान 10, तो y बराबर 160 माइनस 20, तो y का मान कितना आ गया भाई, 140 आ गया। दोनों के एक एक मान आ गए। इसी हिसाब से दूसरे मान की बात करूं, तो अब की बार फिर हमें x का मान लेना है, तो अब की बार x का मान आप चाहो तो 4 5 6 कुछ भी ले सकते हो, तो मैं ले रहा हूँ x का मान जो है वो 5, तो y का मान कितना आएगा देखो जरा, 160 माइनस 2 गुणा x का मान, सॉरी x का मान 50 ले रहा हूँ, 5 नहीं 50 है, ठीक है, 50 दुआ कितना हो गया 100, तो y का मान कितना बच गया 60, ये दूसरा मान आ गया। एक मान और चाहिए फिर, तो अब की बार फिर x का मान जो है वो हम कितना ले, 60 ले लो, तो y बराबर क्या बचेगा देखो जरा, 160 माइनस 2 गुणा x का मान 60, तो 60 दुआ कितना हो गया 120, तो y का मान कितना आ गया 40 आ गया। अब यहाँ से हम एक सारणी बना लेंगे अपनी, ये लीजिए
सबसे पहले y का x का मान कितना लिया 10, तो y का मान कितना आया था, y का मान आया था 140। दूसरी बार x का मान लिया 50, x का लिया था 50, तो y का मान कितना आया, y का मान आया 60। ठीक है, तीसरी बार x का मान लिया 60, तो y का मान जो आया था वो आया था 40। ये लीजिए, ये समीकरण नंबर 1 का ग्राफीय रूप बन गया। इसी हिसाब से हम समीकरण नंबर जो 2 हमें दे रखा है 4x + 2y = 300, इसका भी हम ग्राफीय रूप बना सकते हैं। इसका कैसे बनाएंगे वो और देख लेते हैं। समीकरण 2 से दूसरा समीकरण लिखा हमने जो था 4x + 2y = 300। अब यहाँ से आप चेक करें तो 2 जो है वो कॉमन आ रहा है दोनों से, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 2x + y = 300। 2 गुणा में जाएगा तो भाग में, तो बच गया 2x + y = 300 बटा 2, यानी सही समीकरण आ गया आपके पास 2x + y = 150। अब इस समीकरण का ग्राफीय रूप बनाना है तो वही काम है, एक चरासी को बाईं साइड में रखना है, बाकी सभी को हम दाईं साइड में लेके आएंगे। तो बाईं साइड में हमने y को रखा, ये लीजिए, प्लस का 2x है, इधर लेके आएगा माइनस का, तो 150 - 2x। अब x का मान फिर से बिठाना है, और आगे कितना पड़ा है 150 पड़ा है, तो x का मान थोड़ा सोच के बिठाएंगे हम। ठीक है, तो x का मान शुरू कर रहा हूँ, कितना ले ले 20 से शुरू कर दे, तो ये लीजिए x बराबर पहले लिया हमने 20, तो y बराबर क्या आया देखो जरा, 150 - 20 × 2 यानी 40, यानी 110, दोनों के एक एक मान। फिर x का मान ले लिया हमने 30, तो y बराबर क्या आया देखो जरा, 150 - 2 तिया 6 यानी 60 हो गया, कितना बच गया 70 80 90 90, ये लीजिए। फिर एक मान और चाहिए, तो अब की बार x का मान हमने 40 ले लिया, तो y बराबर क्या आया 150 - 40 × 2 80, ये लीजिए, ये बच गया 70। ये 3 मान आपके y के आ गए और ये 3 मान आपके x के आ गए। इनकी फिर एक सारणी बना लेंगे। ये जो ग्राफीय रूप है ये काफी काम आएगा। x का मान 20 30 40 था और y का मान 110 90 और 70 था, ये लीजिए, ये बन गया आपका ग्राफीय रूप। ये ग्राफीय रूप जब हम 3.2 के सवालों को स्टार्ट करेंगे ना वहां पे काम आएंगे। तो 3.1 ये थी जिसमें सिर्फ आपको हिंदी भाषा में कथन दे रखा था, उसका समीकरण बनाना था और उसका ग्राफीय रूप बनाना था, यानी इस हिसाब की सारणियां बनानी थी। अब हम शुरू करेंगे, वो करेंगे 3.2, जिसमें आपसे सवाल क्या बोलेगा, दिए गए कथनों का समीकरण बनाइए और फिर उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, यानी पहले समीकरण बनाना और उसके बाद ग्राफीय विधि से हल करना। तो सबसे पहले हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, तो थोड़ा सा बेसिक जो है ग्राफीय विधि के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये ग्राफीय विधि होती क्या है और काम में कैसे करती है। यानी ग्राफीय विधि हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी थी थोड़ी बहुत, 8वीं में भी आपकी आई थी, तो हम थोड़ा सा उसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। टाइम बचा तो हम 3.2 स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज हम कल की क्लास में जो है वो 3.2 शुरू कर लेंगे, क्योंकि इसमें ग्राफ का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ग्राफ अगर आपको ढंग से बनाने आ गए तो ये चैप्टर सबसे इजी है, वरना अगर ग्राफ नहीं आए तो दिक्कत करेगा। क्योंकि ग्राफ ये जो मान आपके पास आ रहे हैं ना एक्स और वाई के, जैसे यहाँ पे आपने ये एक्स और वाई के मान निकाल रखे हैं, ये मान आपको ग्राफ पे दर्शाने पड़ेंगे, ग्राफ पे दर्शाने पड़ेंगे। और उस स्थिति में आपको ग्राफ का नॉलेज जो है वो काफी शानदार तरीके से होना चाहिए। तो हम थोड़ा बेसिक उसके बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। चलिए, ग्राफ के बारे में हम बात करें तो ये होता है आपका निर्देशीय एक्स, सब समझते हैं इसे। तो ये होता है निर्देशीय एक्स। इसमें ये जो नीचे पड़ी लाइन होती है इसे हम लिखते तो एक्स एक्स है, लिखते तो हम एक्स एक्स है, बोलते समय तो एक्स एक्स बोलते हैं, लेकिन अगर हमें ग्राफ पे लिखना पड़े तो इसे हम एक्स एक्स डैश लिखते हैं। ये सीधी खड़ी लाइन, इसे हम लिखते बोलते तो वाई एक्स है, लेकिन लिखते समय इसे वाई और इसे वाई डैश बोलते हैं। क्लियर है। अब जहां पे ये दोनों लाइनें आपस में मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम ओ कहते हैं और उसका नाम होता है मूल बिंदु यानी ओरिजिन। ये लीजिए, ये है आपका मूल बिंदु। अब इस मूल बिंदु से जब हम एक्स की ओर जाते हैं, यानी जब आपने निर्देशीय एक्स इस बोर्ड पे खींचा तो इस बोर्ड के इसने 4 भाग बांट दिए, 1 2 3 और 4। इन चारों भागों को क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। ठीक है,
क्वाड्रेंट जिसे बोलते हैं, यानी चतुर्थांश। तो ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है फोर्थ चतुर्थांश। ये आपके हो गए 4 के 4 चतुर्थांश। क्लियर। अब चतुर्थांश जो आपने बना लिए, इन चतुर्थांशों की बात करने से पहले हम देखें कि ये जो मूल बिंदु होता है, इस मूल बिंदु से जब आप x की ओर जाते हैं, इस मूल बिंदु से जब आप x की ओर जाते हैं तो सारे मान जो किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। याद रखेंगे, सारे मान जो आएंगे वो प्लस में आएंगे, ठीक है। और इस मूल बिंदु से जब आप y की ओर जाएंगे तो भी सारे मान जो आएंगे वो किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। जितने भी मान आएंगे वो सारे किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। मूल बिंदु से जब हम x डैश की ओर जाएंगे तो सारे मान जो है वो किस में आएंगे, माइनस में। और मूल बिंदु से y डैश की ओर आएंगे तो भी सारे मान जो है वो किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। मीन्स आपको याद रखने का ये तरीका कि जब हम x या y की तरफ चलते हैं तब तो सारे निशान प्लस के आएंगे, और x डैश और y डैश की ओर चलेंगे तब सारे निशान जो है वो किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। याद रह जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमने प्रथम चतुर्थांश लिया था, ये प्रथम चतुर्थांश किन दो लाइनों से मिलकर बना है। एक तो ये OX वाली लाइन से मिलकर बना है और एक OY वाली लाइन से मिलकर बना है। तो OX और OY वाली लाइन की बात करें तो OX के निशान सारे प्लस के हैं, OY भी सारे निशान किसके हैं, प्लस के हैं। तो इस प्रथम चतुर्थांश के निशान क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस हो जाएंगे। मतलब अगर किसी बिंदु के दोनों निर्देशांक यानी x और y दोनों मान अगर प्लस के हैं तो वो बिंदु कहाँ दिखेगा, हमें इस प्रथम चतुर्थांश में दिखेगा। दूसरे की बात करें तो दूसरे में x के मान किसके हैं, माइनस के हैं सारे, y के मान किसके हैं, प्लस के। मतलब अगर किसी बिंदु का x का मान माइनस का आ जाए और y का मान प्लस का हो तो वो बिंदु हमें कहाँ मिलेगा, इस दूसरे चतुर्थांश में मिलेगा। तीसरे की बात करें तो तीसरे में x भी किसके हैं, सारे माइनस के हैं, और y भी किसके हैं, माइनस के हैं। मीन्स अगर दोनों मान माइनस के हैं, दोनों के निशान अगर माइनस के हैं तो वो बिंदु हमें कहाँ मिलेगा, इस तीसरे चतुर्थांश में मिलने वाला है। चौथे की बात करें तो ये लीजिए चौथा, इसमें x का निशान प्लस है, y का निशान माइनस है। मीन्स अगर किसी बिंदु में x का मान प्लस का हो और y का मान किसका हो, माइनस का हो, तो वो बिंदु हमें कहाँ मिलेगा, इस चौथे चतुर्थांश में मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा ये जो मूल बिंदु होता है, इस मूल बिंदु पे x का और y का दोनों मान क्या होता है, 0 0 होता है। मीन्स x निर्देशांक भी 0 होता है और y निर्देशांक भी क्या होता है, इसका 0 होता है। दोनों ही निर्देशांक जो होते हैं वो इसके 0 मिलते हैं आपको। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो लाइन होती है इसे हम x x बोलते हैं। तो याद रखो, यदि दो बातें यहाँ पे लिख रहा हूं, यदि x बराबर 0 है, x बराबर 0 है, 0 हो तो बिंदु y x पर मिलेगा। ये बात याद रखनी है। और यदि y बराबर 0 हो तो बिंदु x x पर मिलेगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अगर x का मान 0 है तो बिंदु y x पर मिलेगा, और अगर y का मान 0 है तो बिंदु x x पर मिलेगा। और अगर दोनों मान 0 है, यदि x और y दोनों 0 है, x 0 y 0 हो तो बिंदु कहाँ मिलेगा, मूल बिंदु पर मिलेगा। तो बिंदु मूल बिंदु पर मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा निर्देशांक वाली बात रह गई और सारणी बनाने वाली बात रह गई, तो वो बातें जो है वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। इस ग्राफ का कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे। क्लास रिकॉर्डिंग है, जैसे रिकॉर्ड हो जाए उसके बाद आप रिप्ले भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप कल जो है यूट्यूब चैनल पे जाके वहां पे भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप टीचमेंट पे हमें देख रहे हैं, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, तो हमें सप्लीमेंट जो गिवन है वो गिवन करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लें। मिलता हूँ आपसे कल की क्लास में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। लेकिन याद रहे, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, और अगर कोई इच्छुक है तो वो मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, जिससे कि उसको क्लासरूम आईडी गिवन कर दी जाएगी। ठीक है। मिलता हूँ कल की क्लास में ठीक 7:30 पे। तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट।